हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने केयर्स हिस्ट्री चैनल पर। तो जैसा कि हमने कल तक देखा था, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने के बराबर आया था? के क्यू अपान नहीं सॉरी 2 kp अपान आर क्यूब, 2 kp अपान आर क्यूब, जहाँ के क्या होता है? के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। अच्छा, पी का वैल्यू कितना होता है? क्यू इंटू 2a के बराबर ना। पी बराबर आपको पता है ना कितना होता है? क्यू इंटू 2a, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अच्छा, आर क्या होता है? आर हमको मान लीजिए हमारा ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव के केंद्र से वह दूरी जहां पर इसके अच्छी स्थिति पर वह दूरी, मान लीजिए कि हमारा एक आवेश Q माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है ना, इस बिंदु पर ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यही हमारा द्विध्रुव का केंद्र हो गया। तो मान लीजिए कि इसके अक्ष पर यहीं पर हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये दूरी आपका क्या है? आर। तो आर ये कौन सा दूरी होता है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आइए आज हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर। अच्छा, निरक्षीय स्थिति पर समझने से पहले आपको थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि है। तो इसका योग करने के लिए इसका योग करने के लिए हमको सदिश योग करना पड़ता है। जो अदिश राशियां होती है उसको तो हम सीधा जोड़ सकते हैं, जैसे उसको हम चिन्ह सहित भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो सदिश राशियां होती है उसको जोड़ने के लिए उसका सदिश योग करना पड़ता है ना। तो आपको सदिश योग थोड़ा आना चाहिए। आइए, अच्छा, थोड़ा एंगल का भी मतलब कोण का भी नॉलेज होना चाहिए कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा उसका यूज पड़ेगा। तो आइए अब हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति। तो हमने कल आपको बताया था कि निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि जैसे यही माइनस क्यू प्लस क्यू, यही दो आवेश है आपका, ये कौन सा हो गया? ये परिणाम में बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, केवल क्या है? प्रकृति अलग अलग है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, बिंदु ए पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर प्लस क्यू रखा गया है। अच्छा, ये दूरी मान लीजिए कि पूरा ये इतना दूरी कितना है? 2 है, तो इसका मतलब ये दूरी ए हो जाएगा और ये भी दूरी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये इसका केंद्र O है। इस केंद्र O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, अब ये इसके निरक्ष पर हुआ, ये दूरी कितना है? r मीटर। ये दूरी कितना है? r मीटर। तो क्योंकि आप ये बताइए, निरक्ष पर हमने बताया था ना कि ये आपका अक्ष हो गया और ये आपका क्या होता है? निरक्ष होता है। तो हमको इसी बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अगर ये बताइए प्लस क्यू के कारण जिस बिंदु पर निकालना होता है उस प्लस क्यू से दूर की ओर होता है, बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर आप पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बताया था कि धनात्मक आवेश से क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होता है और ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। तो बताइए प्लस आवेश के कारण क्या होगा? ऐसे दूर की ओर हमको इसी बिंदु पर निकालना है, ऐसे बना इस बिंदु पर निकालना है। तो प्लस के कारण क्या होगा? दूर की ओर होगा, और माइनस के कारण क्या होगा? इसके तरफ होगा। इसको आप पूरा मिला सकते हैं, माइनस के कारण क्या होगा? तरफ होगा। अच्छा, आप क्या ये, क्योंकि हमने बताया था कि ये 90 अंश है, क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था किसी अक्ष का जो निरक्ष होता है वो क्या होता है? उस पर समकोण होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये बताइए एक समकोण क्या ये बना? अगर हमको ये वाला दूरी चाहिए, क्योंकि इसी बिंदु P पर हमको निकालना है, इस बिंदु पर अगर हमको चाहिए तो क्या करना होगा? आप पढ़े थे किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें क्या होता है? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए उससे दूरी लेना पड़ता है उस आवेश से। तो ये दूरी कितना हो गया? अगर इतना दूरी a है, इतना दूरी r है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ये कर्ण हुआ? कर्ण कितने के बराबर होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा, क्या ये भी समकोण बनेगा कि नहीं? निरक्ष है, इस अक्ष पे ये निरक्ष है तो ये भी समकोण है। तो ये अगर r है, ये a है, तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपको यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितने? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? ई प्लस कितने के बराबर होगा? किसी आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो के
क्यू, क्यू कितना है, ये तो क्यू ही है, अपान आर स्क्वायर। तो आर की जगह हम कितना लिखे, आर क्या होता है कि जिस क्यू के कारण आर दूरी पर निकालना होता है, तो इस क्यू के कारण इतने दूरी पर निकालना है, तो ये दूरी कितना है, इतना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये कितने के बराबर आ गया, के क्यू अपान ये अंडर रूट और स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये बताइए माइनस के कारण कितना होगा, माइनस क्यू। अब ये जो ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होती है, आवेश के ही तो कारण होती है, तो प्लस क्यू के कारण इतना है। अब ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पर बताइए कितना होगा, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ई माइनस, इसको हम नाम दे रहे हैं ना ई माइनस, वो भी कितने के बराबर होगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताइए, हम ये तो अभी इसका परिमाण लिखे, अब अगर हमको दिशा चाहिए, दिशा कितना होगा, मतलब कौन सा किस दिशा में होगा, ये बताइए। हमने आपको ये बताया कि एक क्या है, एक प्लस क्यू के कारण ये तो दूर की तरफ है, और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी। हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें, ये आपका क्या है, ई प्लस है, यही तो आपका ई प्लस है, क्योंकि प्लस आवेश के कारण दूर की ओर होगा, और इस दिशा में ई माइनस है, इस दिशा में क्या है, ई माइनस है। थोड़ा हम वो वाला फिगर यहाँ पर फिर से बनाना चाहेंगे। देखिए आपका कैसा है, यही ऐसे यहाँ पर द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे द्विध्रुव रखा हुआ है, ये आपका क्या है, मध्य बिंदु। यहां से हमको इसी बिंदु पर निकालना है, ये दूरी कितना है, आर, और ये ए है, ये भी कितना है, ए। तो ये बताइए, हमने यही किया है ना, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये बताइए, अच्छा बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि आप ये दोनों त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज समकोण है, और ये भी त्रिभुज, ये वाला भी त्रिभुज कैसा है, ये वाला भी त्रिभुज समकोण है, और एक एंगल थीटा है। अच्छा नहीं, पहले वो छोड़िए, एक कोण बराबर, एक भुजा ये बराबर, इसका भी ए है, इसका भी ए है, आर, तो ये जो आर है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, तो क्या यस ए यस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं कि प्लस के कारण ऐसे दूर की ओर होगा और माइनस के कारण ऐसे इसके तरफ होगा, क्या आप हमको ये एंगल बता सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो आप हमको बताइए ये एंगल कितना होगा, क्या ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों, आप देखिए ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण के लिए आपको मालूम होगा कि जहां भी ऐसे जेड बने, अगर दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे, तो अगर आपको ऐसा जेड बने तो ये जो कोने कोने पे कोण होता है दोनों, एक क्या होता है एकांतर कोण, और ये दोनों कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये बताइए, क्या ये जेड बना, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा हमको बताइए आप ये कोण कितना होगा, ये कोण आपको मालूम होगा संगत कोण, अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे है, इसको कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो जितना कोण ये होता है क्या उतना ही कोण ये होता है, किस कोण से, संगत कोण से, साथ साथ। अर्थात इसको आप कैसे समझ सकते हैं संगत कोण का, इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण ये है तो इस समांतर रेखा के भी ऊपर का ये कोण है, इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट का ये कोण है तो ये कोण भी इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट का है। तो आप बताइए ये दोनों क्या रेखा, समांतर रेखा है, इसको क्या ये तिर्यक रेखा काटी, तो ये कोण जो आपका थीटा है ये क्या है, इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण है, क्या ये कोण भी थीटा इस समांतर रेखा के ऊपर का कोण है कि नहीं। अच्छा इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट का ये कोण है तो इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट का भी ये कोण थीटा, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका मतलब हम इतने फिगर को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर फिर से, क्योंकि ये तो समझने के लिए है। आप फेयर में आप अगर इसका फेयर बना रहे होंगे तो आपको ये वाला फिगर बनाना होगा, और आप ये वाला फिगर अब हम जो बना रहे हैं ये तो आपको समझाने के लिए केवल बताएं, ये वाला फिगर आप बनाइए। देखिए क्या है, हाँ ई प्लस तो ऐसे है ई प्लस, और ई माइनस तो कैसे है, इधर है, ई माइनस इधर है, और हमने यहाँ पर बताया ना कि ये इधर ई माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस आवेश था, प्लस के आवेश था, और ये ई प्लस है तो हमने ये प्लस, ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी एंगल कितना है आपका, थीटा। अच्छा आप
इसके ऐसे एक हमने बना दिया है एक्सिस। तो दोनों ये सदिश राशियां हैं। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, इस बिंदु पर, और एक माइनस के कारण इधर है, प्लस के कारण उधर है, माइनस के कारण इधर है। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि जब आप वेक्टर पढ़े थे, सदिश पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े थे तो इतना आप जान लीजिए कि वेक्टर को तोड़ के हमेशा, जैसे बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आप तीनों तो अलग अलग बता नहीं सकते। इस बिंदु पर एक ही परिणामी आपको बताना पड़ेगा, नेट किस दिशा में होगा। तो इसका लंबवत घटक और क्षैतिज घटक, दोनों घटक आपको लेना पड़ता है। इसका भी क्षैतिज घटक, लंबवत क्षैतिज, मतलब ये एक्स एक्सिस को क्षैतिज कहते हैं और ये वाला लंबवत कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, इसका भी क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, सबका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तोड़कर जोड़कर आपको एक पास बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ने इसका कैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तोड़ेंगे वो हम आइए आपको बताते हैं। तो इसका हम आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक करके बता दे रहे हैं। ये बताइए, थोड़ा हम इसको यहाँ पर बड़ा में करते हैं क्योंकि जो फाइनली हमारा समझाने के लिए, आप एक चीज जान लीजिए, एक वेक्टर जैसे मान लीजिए ये है, अगर ये एंगल थीटा है तो जिस एक्सिस से ये वेक्टर आपका सटा रहेगा, जैसे, और एंगल जिस सटा वाला एंगल रहेगा उधर कास लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपका वेक्टर ए है, ये थोड़ा ऊपर वाला है आर स्क्वायर, ये मान लीजिए का आपका वेक्टर ए है और ये एंगल आपका थीटा है। तो इस एक्सिस से ये एंगल सटा हुआ है, तो ये एंगल कितना, अगर इधर का कंपोनेंट, इधर का घटक लेंगे, इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, मतलब जिस एक्सिस से सटा है उस एक्सिस का कंपोनेंट कास में आता है, एक कास थीटा। और ये वाला एंगल तो इस एक्सिस से सटा है, इस एंगल इस वाले एक्सिस से तो ये एंगल नहीं है, तो ये वाला एंगल मतलब इस एक्सिस का जो कंपोनेंट आप करेंगे, घटक लेंगे, वो साइन थीटा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कभी आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कभी ये दिया है कि 5 न्यूटन का एक बल इधर है और ये एंगल दे दिया है 30 ना, तो इस कोण का, या सॉरी इस वेक्टर का जब आप यक्स कंपोनेंट लेंगे, यक्स एक्सिस का घटक लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का तो बल है, लेकिन सटा किससे है, इस एक्सिस से सटा है, तो क्या सटा वाला क्या रहता है, कास थीटा। तो थीटा की जगह हम कितना लेंगे, 30 अंश ना। अच्छा, इस एंगल, इस एक्सिस से तो ये एंगल नहीं सटा हुआ, जो एंगल आपका ये जो 30 है, तो इस एक्सिस से है, इस एक्सिस के साथ सटा हुआ है, तो इस एक्सिस के साथ सटा नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा ना। जो सटा रहता है वो कितना होता है, कास थीटा, और जो नहीं सटा रहता है वो कितना होता है, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 30। तो और एक दो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यही है, एक ये 10 न्यूटन का बल इधर लगा है और ये एंगल आपको दिया है 60 अंश, ठीक है, ये 60 अंश दिया है। तो ये बताइए इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इंटू कास 60 अंश। कास क्यों लिए, क्योंकि ये जो एंगल आपका दिया है इसी एक्सिस से सटा हुआ है, ये एंगल इस एक्सिस से तो नहीं सटा है, तो जिस एक्सिस से नहीं सटा होता है उधर क्या होगा, साइन थीटा, मतलब 10 न्यूटन इंटू साइन थीटा, और थीटा की जगह आप कितना लेंगे, 30 अंश। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा वेक्टर को तोड़ना है, अगर जब एंगल दिया रहे तो एंगल के साथ वाला जो रहता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल रहता है उस एक्सिस में कास लेते हैं, कास लेते हैं, कास लेते हैं, और जिधर नहीं सटा रहता है उधर हम साइन लेते हैं। तो आइए अब हम ये वाला तोड़ के आपको बताते हैं ना। देखिए आपका इधर क्या हो गया, ई प्लस, ये तो उसी का है ना, और इधर आपका क्या है, ई माइनस, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अच्छा, अगर आप तोड़ना चाहिए, पहले आप इस वेक्टर को भूल जाइए, ये वाला जो वेक्टर है आपको इसको, ये वाला वेक्टर आप भूल जाइए, आप केवल अभी इस वेक्टर को ध्यान दीजिए। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा, ई प्लस कास थीटा। कास क्यों, क्योंकि सटा हुआ है ना। देखिए ये वाला जो थीटा है इस एक्सिस से, इस एक्स एक्सिस से सटा हुआ है, तो इसलिए ई प्लस है, लेकिन सटा हुआ थीटा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, कास थीटा। अच्छा, जब आप ये वाला एक्सिस से तो ये थीटा सटा, जो आपको थीटा दिया है तो इससे सटा नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा, ई प्लस साइन थीटा। अच्छा, जब आप इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे, तब ये इसका भी तो ये थीटा सटा हुआ है, तो इधर भी तो कास थीटा आ जाएगा, मतलब ई माइनस कास थीटा ना। इसका ई माइनस और सटा हुआ है तो कास थीटा। अच्छा, इधर कितना आएगा, ई माइनस साइन थीटा। क्यों साइन आ गया, क्योंकि सटा हुआ नहीं है।
अब बताइए आप, जैसे हम कह दें, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर ऊपर आप देखिए E प्लस कितने के बराबर है, आपका ये जो E प्लस आया है कितने के बराबर है, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ई माइनस कितना, वो भी क्या के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। क्या ई प्लस और ई माइनस दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, ई प्लस और ई माइनस, इतना तो ई प्लस के बराबर है, इतना ई माइनस, देख रहे हैं, ये भी के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात ई प्लस और ई माइनस दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जहां पर ई प्लस है वहां पर हम ई माइनस ले सकते हैं, अर्थात आप देखिए थोड़ा, ये थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं, हाँ अब देखिए, जहां पर ई माइनस है वहां पर हम ई प्लस लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ई माइनस की जगह ई प्लस लिख दिया, और यहाँ पर जो ई माइनस था हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, ई प्लस लिख दिया। क्या ये दोनों, जैसे हम कहें कि 5 न्यूटन का बल हम वाई एक्सिस में लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल हम ऐसे नीचे की दिशा में लगा रहे हैं, तो बताइए नेट बल किधर होगा। अरे जब आप 5 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तो दोनों कैंसिल तो हो जाएगा। और अगर एक ही दिशा में दोनों बल है, जैसे 5 न्यूटन का बल हम एक इस दिशा में लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का बल हम इस दिशा में लगा दिए, सदिश में क्या होता है, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर इधर भी 5 न्यूटन है, इधर भी 5 न्यूटन है, लेकिन विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो ये बताइए, इधर ऊपर भी ई प्लस साइन थीटा है, नीचे भी ई प्लस साइन थीटा, और दोनों विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल तो होंगे। इधर भी ऊपर की दिशा में ई प्लस साइन थीटा, नीचे की दिशा में ई प्लस साइन थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, और ये दोनों ई प्लस कास थीटा, ई प्लस कास थीटा, ये दोनों एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका ये आपको फिगर हमने बस इसीलिए तो बनाया था कि समझ में आपको आया ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अब सीधा ई प्लस कास थीटा, ई प्लस, इसको आप ऐसे फेयर में अगर कुछ जो लिख रहे हो तो ई प्लस, इधर तो साइन थीटा आया और इधर क्या आया, ई माइनस साइन थीटा आया, क्योंकि ई माइनस का ये थीटा सटा नहीं था तो साइन थीटा, और इधर ई प्लस कास थीटा आया और इसके कारण ई माइनस कास थीटा आया। तो आप लिखेंगे कि चूंकि ई माइनस बराबर किसका है, ई प्लस है, तो क्षैतिज घटक, सॉरी ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो आपका जो ई नेट आया, मतलब रिजल्टेंट जो विद्युत क्षेत्र आया, वो कितने के बराबर आया, ई माइनस कास थीटा प्लस ई प्लस कास थीटा। अच्छा, जब दोनों बराबर है तो जहां पर माइनस है वहां पर हम प्लस लिख सकते हैं। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ई नेट बराबर ई प्लस कास थीटा प्लस ई प्लस कास थीटा ना। तो आप ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2 ई प्लस कास थीटा। अच्छा, आप ये ई प्लस का वैल्यू कितना है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था ना, ये कितने, यही तो है ई प्लस, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जहां पर ई प्लस है तो अर्थात ई नेट आपका कितने के बराबर आया, ई नेट बराबर 2 ई प्लस की जगह कितना हमने भी ऊपर दिखाया ना आपको, कितना है ई प्लस की जगह के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा कास थीटा का वैल्यू बताइए कितना है। ये फिगर देखिए एकदम ऊपर वाला, यही तो आपका एंगल, यही तो थीटा है। इस एंगल, इस त्रिभुज में आप देखिए कास थीटा, हमको कास, नीचे कास थीटा के वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला ये तो लंब हो गया, आधार कितना है ए, कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात जहां कास थीटा है हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। तो आइए नीचे हम देखते हैं, तो जहां पर हमने 2 रहने दिया और 2 रहने दिया, ई प्लस की जगह हमने के क्यू अपान आर स्क्वायर, और कास थीटा का वैल्यू कितना था, ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये कितने, आप ये बताइए, क्यू इंटू 2a, ये कितने के बराबर, क्यू इंटू 2a, यही तो क्या पी के बराबर होता है, तो के पी हो गया, के पी।
और नीचे कितना, ये बताइए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना, 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। तो क्या हम इसको, जहां पर अंडर रूट है हम इसको पावर 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बताइए जब अगर बेस समान है तो घात जुड़ जाएगा, इसका घात कितना है 1 और इसका घात कितना है 1/2, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का घात 1 इसका घात है प्लस 1/2। तो कितना आ गया के पी अपान 1 में 1 प्लस 2 जोड़िए 1 प्लस, तो 2 के 2 और 1 के 1, तो 2 प्लस 1/2 मतलब 3/2, अर्थात आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2 1 3/2। ये बताइए कल आपको यहाँ पर ऐसा माइनस करके मिला था, तो हमने जब बताया था कि अगर ए क्या हो, बहुत छोटा हो आर के सामने, तो हम ए को लगभग न के बराबर मान सकते हैं, मतलब ए को ना लिखे तो कोई अंतर नहीं। तो और जब ए स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, ए स्क्वायर जो है और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के सापेक्ष, जब आप स्क्वायर कर देंगे वो तो और छोटा हो जाएगा। तो अगर वहां पर घटाया गया था तो हम यहाँ पर जोड़िए, जैसे 1000 1 करोड़ में 1 को जोड़ो या 1 को घटाओ कोई फर्क नहीं। तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा वैल्यू, इसमें ए स्क्वायर को जोड़ो या ना जोड़ो, क्योंकि ए स्क्वायर बहुत छोटा वैल्यू है तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, ई नेट जो हमारा आया, ई नेट बराबर कितना, के पी अपान आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि हमने ए स्क्वायर को लगभग न के बराबर मान के उसको छोड़ दिया। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, के पी अपान आर का पावर कितना बचा 3। आपका ई नेट जो आया कितने के बराबर आया, ई नेट बराबर कितना आया आपका, के पी अपान आर का पावर 3 आपका ये आया। अच्छा कल कितना आया था, तो आप ख्याल रखिए अच्छी स्थिति में 2kp अपान आर का पावर 3 आता है और निरच्छी स्थिति में kp अपान आर का पावर 3 आता है ना। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जहां पर समझ ना आया तो पीछे से थोड़ा बैक करके फिर से देखने का प्रयास करिएगा। हम अपना पूरा प्रयास किए समझाने के लिए। हाँ, अगर जहां पर ना समझ में आया तो आप वीडियो का टाइम कि 17 मिनट 5 सेकंड का पे जो आप बताए वो कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो हम उसको आपको बताने का प्रयास कर देंगे फिर से ना। तो जहां पे आपको ना समझ में आप फिर से पूछ सकते हैं। तो ये हुआ डेरिवेशन। और ख्याल रखिए ये अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कोई न कोई एक पूछेगा। आप ये जान, अक्सर फिक्स नहीं, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि ये क्वेश्चन फिक्स, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा अक्सर, लेकिन ये पूछा जाता है। अच्छी स्थिति निरच्छी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको इसमें थोड़ा सा वेक्टर का काम था और थोड़ा सा एंगल पहचानना था, कोण पहचानना था कि एकांतर कोण क्या होता है और क्या संगत कोण क्या होता है, और जो दोनों बताना था, मतलब जहां जो जरूरत पड़ा हम अलग से थोड़ा सारा वेक्टर भी बता दिए और अलग से थोड़ा एंगल के बारे में बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।